हेलो फ्रेंड। जैसा कि 7 days 7 मॉक टेस्ट के नाम से मैंने एक सीरीज चला रखी है। ये एलटी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इस सीरीज को पूरा देखिए। ये आपके एलटी एग्जाम, साइंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ठीक हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेक्चरर के मेन एग्जामिनेशन के लिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि लेंथेनाइड आयन द लेंथेनाइड्स आयन दैट वुड शो कलर इज। So now here element are given lanthanum and gadolinium and samarium and lutetium. Now one by one, first La. La atomic number is 57. Everyone you know lanthanum and its electronic configuration is Xe5d1 6s2. 3 positive charge, so it means Xe. La3 positive charge means 2 इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम एस एंड 1 फ्रॉम इतना, तो आपके पास क्या बचा 54। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब पेयर्ड हो जाएंगे। दूसरा है वैनेडियम Gd एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 64 एंड अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, Xe54 4f7 5d1 6s2। तो आप कहेंगे कि अब मैं इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज डालूं, ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। 54 और 3 57 4 64, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो इसका डी में कितने 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आपका कितना बच जाएगा Xe54 और आपका हो गया 4f7। जैसे आप देखोगे कि 4f7 है तो आपको पास क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 7 इक्वल टू 7। जैसे ही आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आपको होगा वैनेडियम इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप ये बोलोगे तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब एफ में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो याद रखिएगा दे आर इन दिस केस दे आर स्टेबल। ये क्या होते हैं यहाँ पे, स्टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्टेबल होते हैं तो एफ एफ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड लिख सकते हैं, और या नॉट पॉसिबल। तो जब ये एफ एफ ट्रांजिशन शो ही नहीं करेगा तो कलर विल नॉट शो, विल नॉट शो। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चे इस पे सेकंड आंसर फर्स्ट नहीं निकलेगा तो सेकंड चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और आप आंसर मार देंगे, मगर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, स्टेट स्टेबल स्टेट होती है F7, और जब स्टेबल है तो यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, और जब एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर विल नॉट पॉसिबल। अब आते हैं सेमेरियम में Sm, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 62 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 54 और 4f6 6s2। तो यहाँ पे देखें इसके 3 पॉजिटिव चार्ज, Sm 3 पॉजिटिव, तो कितना बच जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे तो 4f में कितना आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैंगे तो ये क्या दिखाएंगे, कलर शो करेंगे, तो कलर शो करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब इस वाले को भी देख लीजिए एक बार कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 71। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो जिनॉन 54 और 4f14 5d1 6s2। अब 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, Xe54 एंड 4f14। तो सारे के सारे ये क्या है, पेयर्ड हैं, ऑल आर पेयर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, कलर शो नहीं करेगा, कलर नॉट शो करेगा, विल नॉट शो। तो आपका आंसर क्या होगा, ऐसे। प्लीज
इस वाले को अच्छे से ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर 64, यहाँ पे 4, एफ में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बार बार बता रहा हूँ, जब 7 होते हैं तो इसको क्या होना चाहिए था, कलर्स को करना चाहिए था, बट ये स्टेट क्या होती है, स्टेबल स्टेट होती है, तो एफ एफ ट्रांजिशन यहाँ पे फॉरबिडन होता है, यानी कि नॉट अलाउड होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज आपको दे रखी, ठीक है ना। पहली बात आपको इसमें चेक करना है कि सबका रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। फर्स्ट यू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल check all should be in reduction। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सारे के सारे किस में रिडक्शन में है या नहीं है। जब रिडक्शन में, तो अब देखिए ई नॉट ऑफ O2 टू H2, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन 0 है, इसका -2 है, ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये सही है। दूसरा देखिए S2O8 2 नेगेटिव से कहा जा रहा है SO4 2 नेगेटिव, ई नॉट। अब यहाँ पे इसका जो S8, अब कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O O, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड O। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे +6 आएगा इस वाले में, और यहाँ पे कितना आएगा, -1 +1। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, देख लीजिएगा इसको एक बार। तो इसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये रिडक्शन के फॉर्म में है। तो सारे के सारे आपको क्या चेक करना है कि रिडक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये रिडक्शन फॉर्म में है और ये भी क्या है, रिडक्शन फॉर्म में है। तो सब पहले आप चेक क्या करेंगे, ऑल आर शुड बी इन अ रिडक्शन फॉर्म। इफ ऑल आर इन अ रिडक्शन फॉर्म, देन you will check what is the rule. Now after rule is higher the value of E naught, it means oxidizing agent, or lower the value of E naught, equal to reducing agent। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 2.05, और वो कौन सा है, एसिड वाला। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइज ऑफ एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ClAr एंड अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। यस, इट अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन अलग हैं, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 18 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब पे डिपेंड। अब देखो एजुमिथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। एजुमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है आपका, L होता है। देखो इसमें जब इस पे सारे के सारे सिमेट्रिकल हो जाएंगे, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, 3p6 सबके लिए रहेगा। तो इन सबके लिए L वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सब पे क्या है, तो यानी कि ये वर्क काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो सभी में आउटर मोस्ट में सही में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सबके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसका भी इफेक्ट कोई नहीं। द आइसो इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड बाय किससे होगा, केवल केवल न्यूक्लियर चार्ज से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, element B forms CCP structure of A occupied half of the octahedral voids, while oxygen atom occupy all the tetrahedral voids. The structure of bimetallic oxide is, देखिए B क्या बना रहा है, B is CCP, B क्या बना रहा है, CCP बना रहा है, तो CCP बना रहा है, ठीक है ना। और A क्या है, A occupied half of the tetrahedral voids, octahedral voids, 1/2 of octahedral voids, and while the oxygen atom, ऑक्सीजन किसको दिखा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखा रहा है। अब देखो सीसीबी में टोटल एटम कितने हुए, 4 हुए। अब इसका हाफ क्या दिखा रहा है, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल 4 दिखा रहा है, और ये कितना दिखाएगा, डबल होते हैं, 4 to the 8, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल एटम कितना आएंगे 2, ये कितने हो जाएंगे 4, ये कितने हो जाएंगे 8। तो अब देखिए इसको कैंसिल, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 1 2 2 4 जा 8, तो आपका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, A1B2O4, A1B2O4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कम टू द नेक्स्ट, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयन इज, तो एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी, एंथैल्पीज, ठीक है ना, तो एंथैल्पी किस पे, स्मॉलर साइज जिसका होगा, ठीक है ना, तो यानी कि जिसका सबसे स्मॉलर साइज उसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा, स्मॉलर साइज हायर एंथैल्पी, हायर एंथैल्पी, ठीक है ना, तो यानी कि सबसे स्मॉलर साइज कौन सा हो गया, Li, फिर Na, फिर K, तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डाइबोरेन रिएक्ट विद इंडिपेंडेंटली विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली, अब देखो डाइबोरेन क्या है, B2H6, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है यार, ऑक्सीजन के साथ, और B2H6, और एक बार किसके साथ कर रहा है, B2H6 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, H2 के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, जब इसके साथ करता है तो B2O3 बनाता है, यानी कि बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, और जब किसके साथ करता है, वाटर के साथ करता है, तो H3BO3 बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, बोरिक एसिड बनाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B2O3 एंड H3BO3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, कह रहा है कि एडजॉर्प्शन गैस ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंडली आइसोथर्मल, x is the mass of the gas absorbed on the mass m of the adsorbent. The plot of log x upon n versus log p shown in the graph x upon proportional to, okay, अब देखिए आपको पता है कि जब हम फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल की बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, आप इस x अपॉन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका k इंटू p की पावर 1 अपॉन n आ जाएगा। अब दोनों साइड हम लॉग ले लें तो आपका क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग, तो लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन n लॉग p प्लस लॉग p, तो इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा y, ये पार्ट आपका क्या हो गया m हो गया, ये क्या हो गया x हो गया, ये क्या हो गया c हो गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब यहाँ पे ये एंगल देखिए थीटा हो गया, देखो लॉग पी ये वाला हो गया एक्सेस, और ये क्या हो गया एक्स अपॉन है, तो यानी कि स्लोप कैसे जा रहा है ऊपर की ओर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन 2 अपॉन कितना आ जाएगा 3 हो गया, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू, और यही इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एन हो गया, फिर यानी कि 1 अपॉन एन, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अभी इसमें, तो x अपॉन m यानी कि p की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 अपॉन 3, तो आंसर बी इज करेक्ट, यानी कि आपका आंसर क्या निकला, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 2/3, और 2/3 क्या था 1 अपॉन n था, देखिए स्लोप है टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 यहाँ से, ठीक है देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्वांटम नंबर ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो, ठीक है ना, एंड अब पूछता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, अब एनर्जीज किसकी ज्यादा होगी, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ा था n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल, तो जिसका n+1 रूल में क्या कहता है, हायर द वैल्यू ऑफ, हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल दैट इंप्लाइज हायर एनर्जी, तो अब देखिए n प्लस एल यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6, n प्लस एल देखें 5, यहाँ पे कितनी आई 5, यहाँ पे कितने आई 4, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा एनर्जी और फोर्थ वाले की सबसे कम, तो यानी कि फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा, तो यानी कि ये और ये तो आंसर हो नहीं सकता, अब बचा मेरा सेकंड और फोर्थ की बात करें। अब देखो इसमें दोनों में इक्वल हो गया,
तो दूसरा रूल क्या कहता है, इफ n plus l values are equal, then higher the value of n, higher energy, higher the energy। समझ में बात आ गई? तो अब मान लीजिए इन दोनों में n किसका ज्यादा है, इसका है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किससे, इससे, क्योंकि इसकी n 4 है और इसका कितना है 3। तो आपका सबसे ज्यादा किसका हो गया, फर्स्ट फिर थर्ड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर लास्ट में फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, देखिए एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे है। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर हो गया, 3 हो गए, एक नाइट्रोजन ये हो गया, तो 4 हो गया। तो कितना डेंटेट है ये, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, हेक्साडेंटेट, कितने डेंटेट हो गए, 1 2 3 4, तो ये टेट्राडेंटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following equation does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given process involving an ideal gas, assuming non-expansive work? अब देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब लेके चलते हैं पहला वाला पॉइंट, क्या कहता है कि जब कहता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि Q इज इक्वल टू जब 0 है, Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, W के हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे इसने डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस, तो डज नॉट करेक्ट कौन सा है, पहला ही। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, सेकंड वन पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब थर्ड वाला देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट लॉ को हमको पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, NCV डेल्टा T में कन्वर्ट किया, ये होता है, इसी का इक्वेशन है। अब इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। जब डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे हमने क्या रखा, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और डेल्टा U इज इक्वल टू वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा V जैसे ही हम 0 डालेंगे तो हमको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q, और W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V होता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये W क्या हो जाएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस P डेल्टा V। अब V इज इक्वल टू 0 कहें तो W कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू मेरा कितना बच जाएगा, Q बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए ऑल द प्रोसेस, ये भी ठीक निकला, ये भी ठीक निकला, ये भी, मगर ये हमारा गलत निकला है। तो हमारा आंसर क्या है, कौन सा इसमें बोल रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे इनके वेपर प्रेशर दे रखे हैं, यानी कि किसके, ए और बी के रिस्पेक्टिवली एट इतना, ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड द सम ऑफ द देयर वॉल्यूम आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। अच्छा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इतना द मिक्स इन द मिक्सचर, द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ओके, हमको फाइनल द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन का निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज निकालना है, ठीक है। तो आपका पी नॉट ऑफ ए कितना दे रखा है, 400, पी नॉट ऑफ बी कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। अब आपको बोल रहा है कि इसमें बी का कितना है, कह रहा है मोल फ्रैक्शन, एक्स ऑफ बी कितना है, कह रहा है एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 0.5। तो एक्स ए कितना हो जाएगा,
1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5। तो अब आपको पता है कि पी एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए कितना है 400 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा, इसको करोगे तो 300 आएगा इक्वल टू 500। देखो 500 500 इन दोनों में सही है, तो यानी कि ये दो गलत हो गए। अब बात करते हैं पहले वाले की। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 200 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है, याद रखो। तो अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, पी नॉट ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर कितना है, पी ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 500। कैंसिल कैंसिल, तो 0.4 निकल गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा इन वेपर फेज, इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी अपॉन पी ऑफ एस। कितना आ जाएगा, 300 अपॉन 500, 0.6। ए के 0.5, ए के बी के 0.6। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। अब इस कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग कैसे करना है आपको, देखिए सिंपल है, यहां से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल, और इसका नाम क्या हुआ, हाइड्रोक्सी। तो एम आएगा पहले, एच आएगा, हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट। विद with respect on ore, Allingham diagram help to predict the feasibility of its। अब देखिए पहली बात कि जो एलिंगहम डायग्राम होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन होती है डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच कि कोई, और इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हमको क्या पता चलता है, इट यूज फॉर फाइंडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक एजेंट को फाइंड आउट करने में किसका काम किया जाता है, एलिंगहम डायग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है कि, और दूसरा कि फिजिबिलिटी देखना है तो हमको टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में कौन सा आता है, थर्मल रिडक्शन होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जोन रिफाइनिंग और एक वेपर फेज। पहले बात करता हूँ वेपर फेज क्या होता है। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या पढ़ना है आपको, फेज रिफाइनिंग, इसमें दो तरीके की रिफाइनिंग होती है। वेपर फेज में कितने तरीके की पढ़नी है, दो तरीके। ये अब आपको पढ़ना है मंड प्रोसेस, और दूसरा आपको पढ़ना है वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड। अब इस मंड प्रोसेस में किसका सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एनआई होता है। और इसमें वैन आर्कल मेथड में किसका होता है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है ना, और इसमें किसका यूज किया जाता है, कि जो इम्प्योर होता है एनआई, ये इम्प्योर है मान लीजिए, इसके साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं तो ये पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है CO4, और फिर इसको हम हीट करते हैं, तो यहाँ इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में रिएक्शन नहीं करती हैं, और फिर जब हम इसको हीटअप करते हैं क्योंकि इम्प्योरिटी हट गई, तो ये क्या हो जाता है, वेपराइज होता है, तो हमको प्योर निकल बन जाता है और प्लस CO अलग निकल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो यूज होता है आयोडीन यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, I2 यूज किया जाता है। दूसरा मैंने बताया जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग में कल भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था कल भी, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, जोन रिफाइनिंग यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटालॉइड्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काम, यानी कि सेमीकंडक्टर आप बोल सकते हैं इनको, सेमीकंडक्टर बनाने की यूज। चलते हैं नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट मेटल आयन इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पहले इनका वी का एटॉमिक नंबर 20, स्कूल टीचर 23,
23 का मतलब 3d3 4s2। अब कितना चार्ज आएगा इस पे? +2 चार्ज आ जाएगा। +2 का मतलब 3d3 हो गया। अब देखिए इसने क्या बोला है, लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, 1 2 3। तो यानी कि ब्रेक होगा T2G एंड EG में, T2G एंड EG में। तो लो स्पिन का मतलब सारे के सारे पहले क्या होंगे, नीचे फिल होंगे। 1 2 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। दूसरा क्या है मेरा, Fe 3d6 4s2। तो यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो Fe2 पॉजिटिव कितना आ जाएगा आपका, 3d6। मैं इसको देखूं, 3d6 का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भी जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपका सारे के सारे पहले कहां भरेंगे, नीचे फिल होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 0 आ जाएंगे। फिर आरयू, आरयू याद रखना ये क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, 3d7 4s1 होता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। तो आरयू 3 पॉजिटिव का मतलब कितना आ जाएगा आपका, एक यहां से जाएगा, दो यहां से, दो यहां से, तो 3d5 आ जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन इन दिस वन, 2 3 4 5। और NS3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 1 2 3 4 5। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 आ गया। अब लास्ट में क्या है आपका, Cr। Cr का कितना होता है, ये भी एक्सेप्शनल केस है, 3d5 4s1 होता है। अब Cr पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो Cr 2 पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया, 3d4 हो गया आपका। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसको फिल करेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे N कितने हो गए आपके, 2 हो गए। तो यानी कि सबसे ज्यादा किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, V वाले में है। तो V वाला या तो ये और ये आंसर तो नहीं रहा। और दूसरे बार में किसके में है, क्रोमियम में 2 है। तो क्रोमियम फर्स्ट वाले में है, तो यानी कि ये आंसर गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वन। अब आ जाइए कि नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए पहले मैं बात बता दूं कि बेसिसिटी एमीन्स की है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। देखो सिंपल एक है गैसियस स्टेट, गैसियस गैसियस स्टेट जब होगा तो हमेशा याद रखना, गैसियस स्टेट में केवल आई इफेक्ट काम करेगा। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री की होगी। मान लीजिए एक्वस मीडियम आ जाए, जब क्या हो, एक्वस मीडियम हो, एक्वस मीडियम हो, तो सिंपल क्या होगा, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री होगा। मान लीजिए इसमें ग्रुप क्या आ जाए, C2H5 ग्रुप आ जाए, C2H5 ग्रुप आ जाए एमीन्स में, तब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर सबसे 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप तो है, मगर 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, इसको देखें तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये सिंपल एमीन, ठीक है ना। तो हम देखेंगे किसको, 2 डिग्री सबसे ज्यादा। तो यानी कि 2 डिग्री इसमें भी ज्यादा है, और यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता और ना ये हो सकता है। तो अब बात करते हैं, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। अब ये क्या है, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो इन दोनों में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे हम, किसको देंगे, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हमारा प्रेफरेंस किसको जाएगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि इसमें प्लस आई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो ये कैंसिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से है, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय CFC इन द अपर एटमॉस्फेयर। करेक्ट सेंटेंस है। ओजोन होल इंक्रीजेज द among of the UV radiation reach to the reaching the earth। ओजोन होल इंक्रीजेज, हाँ ये भी ठीक है, सही है। अब पूछ रहा है assertion is false, नहीं फॉल तो है नहीं, फॉल्स नहीं है। assertion and reason are incorrect, नहीं इनकरेक्ट एक भी नहीं है। assertion and reason both are correct and reason is a correct explanation of assertion। क्या ओजोन डिस्ट्रॉय बाय CFC और ये बोला कि ये इसी की वजह से हो रहा है, नहीं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। assertion and reason are correct, both reason and but the reason is not correct। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following amine can be prepared by Gabel thermite। याद रखिए गैरबेल थर्माइट से केवल प्रिपरेशन होता है 1 डिग्री एमीन का। किसका होता है, 1 डिग्री एमीन्स का। अब
ये क्या है, 1 डिग्री एमीन नहीं है, ये भी नहीं है, नियो भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल एमीन डायरेक्ट क्या है 1 डिग्री एमीन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सीधे से लास्ट वन। नेक्स्ट की ओर बोलते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ फेरिक, नाइदर रिएक्ट विथ फेरिक सॉल्यूशन, तो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड FeCl3, तो FeCl3 नहीं के साथ नहीं करता है, तो इसका मतलब OH यानी कि फिनोलिक ग्रुप नॉट प्रेजेंट, फिनोलिक ग्रुप नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, तो यानी कि यहाँ पे फिनॉल दिख रहा है, तो यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। सेकंड पॉइंट क्या बोला आगे को, इट हाउएवर रिएक्ट विथ नॉर विथ फैलिंग सॉल्यूशन, और ना ही फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करता है, फैलिंग सॉल्यूशन डज नॉट रिएक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन, तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, इट रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, तो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है और कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बोलता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, या तो उसके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए क्या ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे ईथर ग्रुप है, और यहाँ पे कौन सा है C2H5, तो इस ग्रुप की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बचा ये ग्रुप, देखिए यहाँ पे इस ग्रुप की तो मैं बात नहीं करूंगा। अब इसका जब NaOH डालते हैं I2 के प्रेजेंट में, इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये यहाँ पे क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O CH3 बनाएगा इसको, किसको, इस C, ये किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा, जबकि ये ऑक्सीडेशन करके कीटोनिक ग्रुप नहीं बना सकता है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा, कीटोन में, I2 के प्रेजेंस में, जब इसका आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, मगर यहाँ पे ईथर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A + B द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेट डिफरेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अच्छा ये ब्लू देखे, इनके कंसंट्रेशन रेट देखे, अब आपको पता होता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू A की पावर, हमको पता नहीं है कि इसका कितना ऑर्डर है, एंड B की पावर हम क्या मानते हैं, X मानते हैं। अब जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर दो, रेट कितना दे रखा, 0.45 दे रखा पहला का, K हो गया आपका, A कितना है 0.05 की पावर X हो गया, और B कितना है 0.05 की पावर Y रख देंगे, इसको X और इसको Y, एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 0.090 इक्वल टू K इंटू 0.10 की पावर X, 0.05 की पावर Y, एक क्वेश्चन आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा क्या है 0.20 0.72 सॉरी 72 इज इक्वल टू K इंटू 0.20 की पावर X एंड 0.10 की पावर Y, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। आप क्या करो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करोगे तो K से K कैंसिल, तो आपका कितना बचेगा 0.090 अपॉन 0.045 इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा 0.10 अपॉन 0.05 की पावर Y, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इम्प्लाइज 2 इक्वल टू, ये भी 2 टाइम्स 2 की पावर Y, तो इसकी पावर 1 कर दूं मैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, Y इक्वल टू आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो दूसरे बार में क्या करो, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कर दो, तो 3 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.72 अपॉन 0.090 इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.10 की पावर X, और ये कितना आ जाएगा 0.10 अपॉन 0.05 की पावर Y, तो ये कितना बार कट जाएगा 8 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना टाइम कट जाएगा 2 की पावर X हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर Y हो जाएगा। अब यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर X प्लस 2, क्योंकि 2 की पावर Y कितना हो गया 1 हो गया, इंटू सॉरी प्लस नहीं इंटू, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4,
x इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर x इज इक्वल 2 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपका y इज इक्वल टू कितना निकल गया 1 और x इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। तो रेट कितना हो जाएगा, k a की पावर 2 और b की पावर 1, a की पावर 2 एंड b की पावर 1, a की पावर 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्या है आपका कंपाउंड ZR3PO4 होल 4, इसको ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, ZR4 पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, बैलेंस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3s हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा। तो मेरा KSP कितना आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू आ जाएगा ZR4 पॉजिटिव की पावर 3 इंटू PO4 3 नेगेटिव की पावर 4, इनकी वैल्यू KSP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू है 3s की पावर 3 हो जाएगी और 4s की पावर 4 हो जाएगी, 3 क्या 9 27 s क्यूब इंटू 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 s की पावर 4। तो आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 69, ऊपर देख लो आप 6912 इंटू एस की पावर 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये कितना निकल गया आपके KSP, तो s की पावर 7 इज इक्वल टू आ गया आपका KSP अपॉन 6912, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा KSP अपॉन 6912 की पावर 1/7। तो आपका आंसर कोई मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है बी वाला, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, if you want to give any suggestion and comment and like and share. Thank you for watching.